नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम प्लेटो के नैतिक दर्शन के संदर्भ में आप लोगों से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने आपको सुकरात के नैतिक दर्शन, साइरेनेक्स और सिनिक्स के सिद्धांतों की चर्चा की थी। आज हम देखते हैं कि प्लेटो का जो नैतिक दर्शन है ये किस प्रकार से इनकी व्याख्या करता है। साइरेनेक्स और सिनिक्स ने सुकरात के विचारों का अपने अपने दृष्टिकोण से व्याख्या कर दोनों को क्रमशः सुखवाद और बुद्धिवाद के एकांगी सिद्धांतों की स्थापना करते हैं। इनके विपरीत प्लेटो सुकरात के प्रमुख शिष्य रहे। प्लेटो ने ही सुकरात के विचारों की वास्तविक रूप से विस्तृत व्याख्या की तथा अपने धार्मिक एवं नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यानी ये जो प्लेटो है पाश्चात्य दर्शन के महान दार्शनिक रहे हैं और प्लेटो जो है सुकरात के शिष्य रहे हैं। सुकरात की जितनी भी जो दार्शनिक जो विचारधारा थी, उन विचारधाराओं के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो प्लेटो के ग्रंथों से ही प्राप्त होती है। चूँकि इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि सुकरात ने किसी भी प्रकार के ग्रंथ की रचना नहीं की। सुकरात की दार्शनिक या नैतिक सिद्धांतों की जानकारी हमें प्लेटो के ग्रंथों से ही प्राप्त होती है। इसलिए प्लेटो एक महान दार्शनिक थे और महान दार्शनिक होने के साथ साथ प्लेटो ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने विचार प्रकट किए। उसी संदर्भ में हम आज यहाँ इनके जो नैतिक विचार है उन नैतिक विचारों की चर्चा आप लोगों से करते हैं। क्योंकि प्लेटो ग्रीक दर्शन के एक महान चिंतक थे जिन्होंने राजनीति एवं दार्शनिक सिद्धांतों का एक साथ प्रतिपादन किया। अर्थात राजनीतिक तथा दार्शनिक सिद्धांतों पर अलग अलग विचार न करके उनका एक साथ विवेचन किया। उनके दार्शनिक सिद्धांत व्यक्ति और राज्य दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं, क्योंकि उनके मत में व्यक्ति का हित राज्य के हित से पृथक नहीं है। यानी जो व्यक्ति का हित है वही राज्य का हित होता है, इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की। प्लेटो ने अनेक ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनके नैतिक विचारों का उल्लेख हमें उनके दो जो प्रमुख ग्रंथ है रिपब्लिक और फ्लेवस से प्राप्त होते हैं। प्लेटो के नैतिक दर्शन को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो प्लेटो ने अनेक ग्रंथों की रचना की, लेकिन इनमें दो जो प्रमुख ग्रंथ है रिपब्लिक और फ्लेवस, इन दो ग्रंथों से इनकी नैतिक विचारों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब हम ये देखते हैं कि प्लेटो ने जो नैतिक जो विचार है, नैतिक जो दर्शन है, उनको तीन भागों में विभाजित कर हम अध्ययन करते हैं। पहला है प्रत्ययों का सिद्धांत, दूसरा है मुख्य सद्गुण और तीसरा है संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन। प्रत्ययों का सिद्धांत। सुकरात की भांति प्लेटो भी मानते थे कि ज्ञान ही सद्गुण है। अतः उन्होंने ज्ञान और सद्गुण की विस्तृत व्याख्या की। ज्ञान के स्वरूप को समझने के लिए प्लेटो ने प्रत्ययों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यद्यपि प्लेटो का यह सिद्धांत तत्वमीमांसीय है, फिर भी इस सिद्धांत से प्लेटो की नैतिक विचारों को समझने में सहायता मिलती है। ये जो सिद्धांत है प्रत्ययों का सिद्धांत, ये जो प्रत्ययों का सिद्धांत है ये तत्वमीमांसीय सिद्धांत है, परंतु फिर भी इस तत्वमीमांसीय सिद्धांत से नैतिक विचारों को समझने में हमें बहुत महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। प्लेटो कहते हैं कि न्याय क्या है, सौंदर्य क्या है,
साहस क्या है, संयम क्या है, ये इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं और इनकी व्याख्या करते हैं। सुकरात इनकी सही व्याख्या नहीं कर पाया। यद्यपि सुकरात ने चर्चा की है, लेकिन सुकरात की इनके प्रति स्पष्ट अवधारणा प्रतीत नहीं हो पाती है। अतः प्लेटो ने इनकी सही व्याख्या एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए इन वाक्यों एवं क्रियाओं से भिन्न एवं स्वतंत्र प्रत्ययों के अस्तित्व की कल्पना की। प्लेटो के अनुसार जगत की समस्त वस्तुओं एवं सद्गुणों के सामान्य गुण इनसे भिन्न एवं स्वतंत्र अवस्था में निहित होते हैं, जिन्हें प्रत्यय कहा जाता है। इनका जो प्रत्यय सिद्धांत है बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, जो आपके नेक्स्ट जो क्लास है पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, उसमें प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत की विस्तार से चर्चा की जाती है। या हम इन प्रत्ययों को नैतिक संदर्भ में देखते हैं। तो इनका जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है उसको प्रत्यय आइडिया कहा जाता है। इस प्रकार प्लेटो ने भौतिक तथा मानसिक जगत से भिन्न एक ऐसे जगत की कल्पना की जिन्हें उन्होंने प्रत्यय जगत कहा। तो ये जो प्रत्यय जगत है, ये प्रत्ययों का एक अलग ही संसार है, जिन्होंने भौतिक और मानसिक जगत से अलग स्थापित किया। यह प्रत्ययों का जगत ही सत्य और वास्तविक है। भौतिक तथा मानसिक जगत इसकी छाया मात्र होने के कारण असत्य एवं अवास्तविक है। यानी ये जो भौतिक जगत और मानसिक जगत है, ये केवल मात्र जो प्रत्यय है, जो आइडिया है, उसकी केवल मात्र छाया मात्र है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो ये प्रत्ययों को ही मानते हैं, और जो प्रत्यय जो है इस संसार से अलग एक प्रत्यय जगत की स्थापना करते हैं। उसके अनुरूप इस जगत की जो वस्तु है उन प्रत्ययों की छाया पड़ती है। अतः प्लेटो प्रत्ययों के ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं, सांसारिक वस्तुओं के ज्ञान को नहीं। यानी जो ज्ञान जो होता है वो प्रत्ययों का ही वास्तविक ज्ञान होता है। सांसारिक वस्तुओं के ज्ञान को ये सही नहीं मानते हैं, सत्य नहीं मानते हैं। प्लेटो का विश्वास है कि वस्तुओं तथा सद्गुणों की प्रत्ययों के ज्ञान से ही मनुष्य को भौतिक जगत और मानसिक जगत का ज्ञान हो सकता है। जिस व्यक्ति ने न्याय, साहस, संयम, विवेक आदि प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही वास्तव में न्यायशील, साहसी, संयमी तथा विवेकपूर्ण हो सकता है। तो ये प्लेटो की स्पष्ट अवधारणा है कि जिस व्यक्ति ने न्याय, साहस, संयम, विवेक इन प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही व्यक्ति न्यायशील होगा, साहसी होगा, संयमी होगा और विवेकी होगा, अर्थात विवेकपूर्ण से युक्त होगा। इन प्रत्ययों का ज्ञान केवल बुद्धि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इंद्रिय द्वारा नहीं। इनका ज्ञान हमें बुद्धि के माध्यम से बौद्धिक रूप में ही प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों के माध्यम से इन प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रत्यय अमूर्त, अनश्वर, पूर्ण, नित्य, शाश्वत, स्वतंत्र, निरपेक्ष आदि गुणों से युक्त होते हैं। यानी प्लेटो की जो ये प्रत्यय है, जो आइडिया है, ये अमूर्त है, अनश्वर है, पूर्ण है, नित्य है, शाश्वत है, स्वतंत्र है और निरपेक्ष है। ये इनके गुण होते हैं। इस प्रकार के प्रत्यय के गुण होंगे। अब अमूर्त का मतलब होता है कि इसकी कोई मूर्तिकरण नहीं हो सकता है, कोई भौतिक आकार प्रकार नहीं होता है। अनश्वर है, ये इसका कभी नाश नहीं होता है। पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, नित्य हमेशा रहते हैं, शाश्वत है, सदियों से है, अब भी है और आगे रहेंगे। पूर्णतः स्वतंत्र है, ये किसी पर आश्रित नहीं है। और निरपेक्ष है, निरपेक्ष का मतलब इस जगत से परे है। तो इस प्रकार से गुणों से युक्त जो होते हैं वो प्लेटो के आइडिया है, विचार है। प्लेटो के अनुसार शुभ का प्रत्यय समस्त प्रत्ययों में समन्वय स्थापित करता है। यानी इन प्रत्ययों में भी एक हायरार्की है। निम्न प्रकार का प्रत्यय जो नीचे स्तर पर होता है और उच्च कोटि का प्रत्यय जो उच्च स्तर पर होता है, जिसको ये शुभ का प्रत्यय बोलते हैं।
शुभ का प्रत्यय किसी विशेष वस्तु से संबंधित न होकर के यह समस्त प्रत्यय में अव्यक्त होता है। जितनी भी जो नीचे के जो प्रत्यय उन सभी में ये इसकी अभिव्यक्ति मिलती है। इस प्रकार प्लेटो इस शुभ के प्रत्यय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ये जो शुभ का प्रत्यय वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रत्यय ही सत्य, ज्ञान, सौंदर्य तथा नैतिक शुभत्व का मूल आधार है। यानी ये जो शुभ का जो प्रत्यय है, जिसको शिव तत्व ये कहते हैं, जो बिल्कुल ऊपर उच्च कोटि का जो प्रत्यय है, ये सभी प्रत्ययों में अव्यक्त भी होता है। और ये प्रत्यय ही सत्य है, ज्ञान, सौंदर्य और नैतिक शुभत्व का मूल जो आधार है, उसको ये शुभ के प्रत्यय को ही मानते हैं। इस प्रकार शुभ की प्रत्यय का जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे स्वतः ही समस्त सद्गुणों का ज्ञान हो जाता है। यानी जिस व्यक्ति ने इस शुभ की प्रत्यय का शिवत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो जितने भी जो अन्य जो सद्गुण हैं उन सभी का ज्ञान उसे अपना आप ही स्वतः ही हो जाता है, तथा उसका आचरण सद्गुण युक्त हो जाता है। वो आचरण भी सद्गुणों से युक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं सद्गुण युक्त होने के कारण दूसरों को भी सद्गुणी बनाने में सहायता दे सकता है। यानी खुद तो सद्गुणी होगा ही होगा, लेकिन वो दूसरों को भी सद्गुणी बना सकता है। इस प्रकार प्लेटो के मत अनुसार नैतिक आचरण की दृष्टि से शुभ का जो प्रत्यय है तथा उसके ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये इस प्रकार से प्लेटो जो है अपने प्रत्यय सिद्धांत की विवेचना करते हैं। इसका जो दूसरा जो पॉइंट है वो है मुख्य सद्गुण। अब हम देखते हैं कि प्लेटो के अनुसार मुख्य सद्गुण कौन कौन से हैं। तो प्लेटो के अनुसार प्रमुख रूप से 4 प्रकार के सद्गुण होते हैं, और ये है विवेक, साहस, संयम और न्याय। ये महत्वपूर्ण सद्गुण है इसके प्लेटो के, और 4 प्रकार के जो आपको याद रखना है। प्लेटो राज्य के नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित करता है। यथा प्रशासक, जो विवेक से युक्त होता है, यानी प्रशासक में विवेक जो इसका जो सद्गुण है वो होना चाहिए, यानी प्रशासक विवेकी होना चाहिए, विवेक सद्गुण से युक्त होना चाहिए। दूसरा है योद्धा। योद्धा का मतलब जो सैनिक जो वर्ग है वो साहस, उसमें सद्गुण होना चाहिए। जो सैनिक वर्ग है, योद्धा वर्ग है, उसमें अगर साहस का सद्गुण नहीं होगा तो वो सैनिक नहीं कहलाएगा। और तीसरा है कृषक या व्यापारी। इन कृषक और व्यापारी जो तीसरा है, इस तीसरे नागरिकों में संयम का सद्गुण होना चाहिए। यदि ये संयम से युक्त नहीं है तो ये कृषक और व्यापारी अपना व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों की सामंजस्यपूर्ण राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था से ही न्याय की उत्पत्ति होती है। तो ये इस प्रकार से ये जो 4 गुण हैं, विवेक, साहस, संयम, जब ये विवेक, साहस, संयम तीनों सद्गुण संयुक्त रूप से व्यवस्थित रूप से संचालित होते हैं, तभी जो है तीसरे सद्गुण न्याय की स्थापना होती है। यदि प्रशासक, योद्धा और कृषक या व्यापारी अपने अपने कर्म के अनुसार व्यवसाय नहीं करेंगे तो उस समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में न्याय की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो न्याय की उत्पत्ति तभी हो सकती है जब प्रशासक वर्ग, सैनिक वर्ग और व्यापारी या कृषक वर्ग अपना अपना कार्य नियमित रूप से करते हैं, तभी समाज और राजनीति में न्याय की उत्पत्ति होती है, यानी न्याय सद्गुण की स्थापना होती है। तो इस प्रकार उपयुक्त विवरण के अनुसार यह विदित होता है कि राज्य की सुव्यवस्था, सुरक्षा तथा समृद्धि के लिए विवेक, साहस, संयम इन तीनों सद्गुणों का बहुत महत्व है, परंतु प्लेटो के विचार में न्याय इन सभी सद्गुणों की अपेक्षा अधिक व्यापक तथा महत्वपूर्ण है। तो ये जो न्याय की जो स्थापना होती है, इन तीनों वर्गों की संयमपूर्ण और विवेक और साहस के अनुसार अपने अपने कर्तव्य करने पर ही न्याय की स्थापना होती है। ये तीनों सद्गुण महत्वपूर्ण है, लेकिन तीनों सद्गुणों से भी अधिक महत्वपूर्ण न्याय है, और इन सभी सद्गुणों की अपेक्षा अधिक ये व्यापक और महत्वपूर्ण है। इस कारण यह है कि न्याय में इन तीनों सद्गुणों का समावेश हो जाता है। यानी न्याय की जब स्थापना होती है तो ये समझा जाता है कि न्यायिक जो समाज या राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें तीनों सद्गुण संयुक्त रूप से निहित होते हैं।
जब राज्य के तीनों वर्गों के नागरिक एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए बिना अपना अपना कार्य भली भांति संपन्न करते हैं, तभी राज्य में न्याय की स्थापना होती है। तो इस प्रकार से राज्य की स्थापना होती है। इस प्रकार न्याय तीनों वर्गों के नागरिकों में सामंजस्य उत्पन्न करके राज्य को सर्वांगीण उन्नति एवं समृद्धि की ओर ले जाता है। अतः यह सद्गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये इस प्रकार से ये सद्गुणों को महत्वपूर्ण मानते हैं। जिस प्रकार राज्य में तीन वर्गों के नागरिक है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के स्वभाव के भी तीन पक्ष होते हैं। और वो तीन पक्ष कौन से होते हैं? बुद्धि, जो विवेक है, और संवेग संवेग साहस और इच्छा संयम। अब हम देखते हैं व्यक्ति के जीवन में न्याय की वही स्थिति है जो राज्य के संबंध में बताई गई है। प्लेटो के अनुसार जब तीनों पक्ष अपने अपने सद्गुण के अनुसार समुचित कार्य करते हैं, तभी न्याय का उदय होता है। जब मनुष्य विवेकपूर्ण आचरण करता है, साहस द्वारा बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है और अपनी भावनाओं, इच्छाओं तथा वासनाओं पर उचित नियंत्रण रखता है, तभी उसके जीवन में न्याय का समावेश होता है। अतः राज्य की भांति व्यक्ति के लिए न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। इस प्रकार इन चार सद्गुणों का व्यक्ति के लिए उतना ही महत्व है जितना राज्य के लिए। तो ये इस प्रकार से यहाँ इसकी बात की जाती है। अब हम देखते हैं कि इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन। मनुष्य के बौद्धिक तथा भावनात्मक इन दोनों पक्षों के पूर्ण समन्वय पर आधारित जीवन को ही प्लेटो संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन मानते हैं। प्लेटो अपने ग्रंथ सिलेबस में शुभ के प्रत्यय की व्यापक व्याख्या करते हुए कहते हैं कि शुभ तथा मानव कल्याण में कोई भेद नहीं है। उनका कहना है कि आनंद और चिंतन का समुचित समन्वय ही अंतिम शुभ है। इसी में वास्तविक मानव कल्याण निहित है। प्लेटो ने शारीरिक सुख एवं बौद्धिक सुख में से बौद्धिक सुख या मानसिक सुख को अधिक उत्कृष्ट माना है। प्लेटो के अनुसार शारीरिक सुख स्थायी न होकर क्षणिक होता है, जबकि मानसिक या बौद्धिक जो आनंद है वो अधिक तीव्र न होते हुए भी अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। इसी कारण प्लेटो ने मानव कल्याण के लिए शारीरिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक आनंद को अधिक महत्व दिया है। प्लेटो बौद्धिक आनंद को ही विशुद्ध आनंद मानते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने आज इस क्लास के अंतर्गत प्लेटो की जो नैतिक विचार है, उन नैतिक विचारों की हमने विस्तार से आप लोगों के साथ में ये बातें शेयर की है। निश्चित रूप से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है। इसलिए प्लेटो की जो नैतिक जो विचार है, उन नैतिक विचारों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बार बार सुनेंगे और पढ़ेंगे। निश्चित रूप से आपको प्लेटो की ये जो नैतिक जो सिद्धांत है, इन नैतिक सिद्धांतों की जो तीन भागों में विभाजित करके हमने आप लोगों को बताया कि प्रत्ययों का सिद्धांत, मुख्य सद्गुण और संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन के आधार पर इन्होंने अपने नैतिक विचारों की व्याख्या की है। निश्चित रूप से प्लेटो का जो नैतिक दर्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।